नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। आपके लिए लाई हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना लाग लपेट के। बस मेरे साथ 60 मिनट तक बने रहिए आंख कान खोल के। सबसे पहले 4 बड़ी खबरें। भ्रष्टाचार पर सख्त मोदी सरकार ने। आयकर विभाग के 12 वरिष्ठ अधिकारियों पर एक्शन लेने के एक हफ्ते बाद अब सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के 15 वरिष्ठ अधिकारियों को जबरन रिटायर कर दिया। टंकी बुखार की वजह से हो रही बच्चों की मौत के बीच मुजफ्फरपुर के अस्पताल में पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा, जिसके बाद उन्हें वहां से निकलना पड़ा। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी के लोकसभा में शपथ लेने के दौरान बीजेपी सांसदों ने जय श्री राम के नारे लगाए, जिसके जवाब में ओवैसी ने बिहार में बच्चों की मौत को लेकर बीजेपी नेताओं पर तंज कसा। और जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने जैश कमांडर सज्जाद भट्ट को ढेर कर दिया, जो कि पुलवामा हमले के मुख्य साजिशकर्ताओं में शामिल था। चेन्नई में एक चलती बस की छत पर बैठे कुछ लड़के अचानक भरभराकर नीचे गिर पड़े। जानकारी के मुताबिक बस के कंडक्टर और ड्राइवर ने मना किया था, बावजूद इसके कई सारे छात्र बस की छत पर सवार हो गए और पूरे रास्ते हुड़दंग करने में जुटे दिखाई दिए। इसी दौरान बस के आगे चलने वाली एक बाइक जैसे ही अपना संतुलन खोई, वैसे ही पीछे चल रही बस के ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाई। इससे बस पर बैठे 30 से ज्यादा लड़के भरभरा कर नीचे गिर पड़े। बताया गया कि गर्मी की छुट्टियों के बाद कॉलेज फिर से खुले तो चेन्नई के पच्चैया पास कॉलेज के कुछ छात्र मस्ती करते हुए कॉलेज जा रहे थे, लेकिन ये मस्ती उन्हें भारी पड़ गई। जानकारी के मुताबिक जब पुलिस वहां पहुंची तो डर की वजह से छात्र पहले ही वहां से गायब हो गए। हालांकि पुलिस ने बस की छत पर सफर करने और रास्ते भर हंगामा करने के आरोप में 24 छात्रों को हिरासत में लिया, जिन्हें बाद में कड़ी चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। देश के कई हिस्सों में प्री मानसून बारिश हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने 4 जुलाई तक लगभग देश के सभी हिस्सों में मानसून के पहुंचने का अनुमान बताया है। मौसम विभाग के मुताबिक 4 जुलाई तक मानसून देश के 90% हिस्सों में पहुंच सकता है। दक्षिण प्रायद्वीप पर चक्रवात वायु का असर खत्म हो गया है। इसकी वजह से दक्षिण पश्चिम मानसून के 21 जून तक महाराष्ट्र पहुंचने की संभावना है। 24 से 25 जून को मानसून महाराष्ट्र के लगभग सभी इलाकों में अपनी दस्तक दे देगा। इससे मराठवाड़ा और विदर्भ जैसे सूखे इलाकों में अच्छी बारिश की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर में उठे चक्रवात वायु के कारण मानसून में देरी हुई है और इसका असर अब धीरे धीरे खत्म होने लगा है। साथ ही मानसून इस महीने के अंत तक कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा और तेलंगाना के बाकी हिस्सों में पहुंच सकता है। मौसम विभाग के अनुसार वायु के असर के खत्म होने के साथ ही गुजरात के कच्छ, सौराष्ट्र और पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश हो सकती है। वहीं दिल्ली एनसीआर की अगर बात की जाए तो यहाँ बादल छाए हुए हैं और साथ ही कई जगहों पर धूल भरी आंधी के साथ हल्की बूंदाबांदी भी हुई है। इससे लोगों को चिलचिलाती धूप और गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। वहीं पहाड़ी इलाकों में शिमला, धर्मशाला, डलहौजी समेत हिमाचल प्रदेश के अधिकतर इलाकों में बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। इंडिया न्यूज के मेगा शो इंडिया नेक्स्ट में राम मंदिर के मुद्दे पर सुब्रमण्यम स्वामी ने जवाब दिया। सुब्रमण्यम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की बातों को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार को आज ही एक न्यास बना करके मंदिर के निर्माण का काम शुरू कर देना चाहिए। यदि वहाँ पहले एक मंदिर था, उसके बाद मस्जिद बनी, तो हम ये जमीन हिंदुओं को दे देंगे। उस वचन को जो सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड किया है, उसके अनुसार नरेंद्र मोदी को एक क्षण भी वेट करने की जरूरत नहीं है। आज ही वो सारा जमीन राम जन्मभूमि न्याय समिति और किसी और समिति को बनाकर देकर राम मंदिर की निर्माण आज ही शुरू हो सकती है। और जब सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी उस समय हम मुंह अफ़ज़ा जो सुप्रीम कोर्ट कहती है सही है वो दे देंगे, जो भी जीत कर आएगा। इंडिया न्यूज के मेगा शो इंडिया नेक्स्ट में राज्यसभा में बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कश्मीर में लगी धारा 370 और अनुच्छेद 35A पर भी बात की। साथ ही कश्मीर को भारत का अंग बताते हुए पाकिस्तान के कब्जे से भी हर हिस्से को लेकर के आने की बात कही है। हमें धीरे धीरे पूरा कश्मीर को जैसे बाकी प्रांत हैं वैसे बनानी है और पिछले 17 साल में हम उल्टे रास्ते में गए और धीरे धीरे आप ऐसी चीजें घटनाएं हुई हैं जिसको हमें बर्दाश्त ही नहीं करना चाहिए था और भारत के लिए अपमानजनक भी है।
5 लाख कश्मीरी पंडितों को भगा दिया गया सिर्फ इस कारण से कि वो हिंदू हैं, तो इस पर तो कोई बात ही नहीं करता। ये कश्मीर जो है ये हमारे हिंदुस्तान की अटूट हिस्सा है और पार्लियामेंट ने 1994 में प्रस्ताव यूनानिमसली पास किया था, नरसिम्हा राव थे उस समय प्रधानमंत्री, कि हम 1 इंच भी नहीं छोड़ेंगे, जो पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया उसको भी वापस लेंगे। ये हमारी देश की कमिटमेंट है, इसीलिए 370 भी जाना चाहिए और 370 जाएगी तो फिर ऑटोमेटिकली 35A भी चली जाएगी। मोदी सरकार ने 15 वरिष्ठ अधिकारियों को समय के पहले रिटायर करने का फैसला लिया। मोदी सरकार ने सख्त फैसला लेते हुए एक्साइज और कस्टम डिपार्टमेंट के 15 वरिष्ठ अधिकारियों को समय के पहले रिटायर कर दिया। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार को लेकर देहरादून में पूर्व सीएम हरीश रावत ने पार्टी की हार की समीक्षा की। मध्य प्रदेश के देवास में करंट लगने से हुई बच्ची की मौत के मामले में पीड़ित परिवार को मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने 4 लाख रुपए का चेक दिया। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के बाद पुलिस ने इनामी बदमाश सहित 2 को गिरफ्तार किया। बिहार के नालंदा में चमकी बुखार से पीड़ित 6 बच्चों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिहार के बोधगया में एन्सेफेलाइटिस से मारे गए बच्चों की आत्मा की शांति के लिए बौद्ध भिक्षुओं ने विशेष पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश के रायसेन में सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स की लापरवाही से जच्चा बच्चा की मौत होने का आरोप लगा। गोरखपुर में एसएसपी ने लोगों से हाथ जोड़कर हेलमेट पहनकर चलने की अपील की। गाजियाबाद में हुई बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। पंजाब के अमृतसर में जापान के राजदूत ने कहा कि पंजाब में जापानी कंपनियों के लिए काफी संभावनाएं हैं। अमेरिका ने ईरान के साथ बढ़ते तनाव को ध्यान में रखते हुए पश्चिम एशिया में 1000 और सैनिकों की तैनाती की अनुमति दे दी है। पाकिस्तान के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री फवाद चौधरी की ओर से जारी किए गए विवादित चांद कैलेंडर को पेशावर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। बिहार के मुजफ्फरपुर में सीएम नीतीश कुमार के श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज पहुंचने पर लोगों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। इस अस्पताल में एन्सेफेलाइटिस से अब तक 89 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि पूरे शहर में 108 बच्चों ने इस बीमारी से जान गंवाई। जिसके बाद हालात का जायजा लेने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज पहुंचे। यहाँ पहले से मौजूद लोग उनके खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान वहां मौजूद पुलिस वाले प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने की कोशिश करने में जुटे दिखाई दिए, लेकिन प्रदर्शनकारी हटने को तैयार नहीं थे। व्यवस्था है, मैं पूछता हूँ नीतीश कुमार से, आप कानून व्यवस्था को सुचारू कीजिए, जो दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए, कानून व्यवस्था को ढंग से कीजिए, गरीबों का बेहतर इलाज सोचिए, और क्या सोचेगा गरीब आदमी। मुजफ्फरपुर के श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट सुनील कुमार शाही ने यह दावा किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मरीजों और उनके परिजनों से मुलाकात की और मरीजों को दिए जा रहे उपचार से संतुष्ट दिखाई दिए। उस एक चीज से जरूरत है जो इस विषम परिस्थिति में भी यहाँ का उनका जो डॉक्टर्स है बहुत ही अच्छी तरीका से इलाज कर रहा है। जो आप लोग भी विगत जितने दिनों से हैं मेरे इलाज के तरफ आप लोगों ने भी कोई उंगली नहीं उठाई है और उसमें कहीं दो राय नहीं, उनको इस बात का उन्होंने अप्रिशिएट किया है। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने अस्पताल प्रशासन के दावे को झूठा करार दिया। एक बात भी पब्लिक से नहीं बोले, यहाँ पे किस लिए तो पब्लिक से एक बात भी नहीं बोले। वो आप लोग कोशिश किए मिलने का? हाँ, मिलने का हम लोग पूरा कोशिश किए, लेकिन पुलिस प्रशासन नहीं जाना दिया अंदर में। नीतीश कुमार जी जो है निकले और जनता का कोई फरियाद एक भी शब्द सुने, एक भी बात नहीं सुने और निकल के चल दिए, इसका क्या मतलब है? दरअसल इस अस्पताल में मौत का सिलसिला 17 दिन पहले शुरू हुआ था, जो अब तक जारी है। पूरे बिहार में अब तक 126 बच्चों की मौत हो चुकी है और मुख्यमंत्री नीतीश के रवैये से लोगों में काफी नाराजगी है, जिस पर बिहार में विपक्षी दल आरजेडी ने भी नीतीश कुमार पर तंज कसे।
देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इतनी बड़ी दुखद घटना घट रही है। बिहार त्राहिमाम कर रहा है, बच्चे मौत के मुंह में समा रहे, सैकड़ों से ज्यादा बच्चे की मौत हो गई। औरंगाबाद, गया, पूरे लू के कहर से लोग मर रहे हैं। इतनी मौतें हो गई हैं और सरकार की संवेदनहीनता शर्मनाक है। वहीं जेडीयू ने विपक्ष को बच्चों की मौत पर सियासत न करने की नसीहत देते हुए बड़े स्तर पर बीमारी की रोकथाम के लिए कोशिश करने की बात कही। इससे पहले मस्तिष्क ज्वर में हजारों बच्चों की मौतें गोरखपुर में भी हो चुकी हैं। केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर के और WHO को भी इसमें शामिल करके इन वायरल इन्फेक्शंस के इलाज पर भी और शोध पर भी गंभीर चर्चा। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी मुजफ्फरपुर का दौरा किया था और दावा किया था कि बीमारी की रोकथाम की कोशिश तेजी से की जा रही है। इंडिया न्यूज के मेगा शो इंडिया नेक्स्ट के दौरान एलजेपी सांसद चिराग पासवान ने बिहार के मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से हो रहे बच्चों की मौत पर कहा कि अब आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं रहा, बल्कि सही इलाज की जरूरत है। मुझे लगता है आज पक्ष विपक्ष हम सबको मिलकर ये सुनिश्चित करना चाहिए, क्योंकि साल दर साल ये घटना घट रही है। मुझे याद है, मैंने 2 साल पहले पार्लियामेंट में खुद इस विषय को मैंने उठाया भी था। पार्लियामेंट में भी मैंने ये बात रखी थी। बट चिंता की बात यह कि 10 साल से 12 साल से हम लोग से भी आंकड़ा नहीं लगाए जा रहे हैं कि लीची की वजह से हो रहा है, मौसम की वजह से हो रहा है। बट अभी तक हम लोग उस निष्कर्ष में नहीं पहुंच पाए हैं, जबकि दिन रात हर बीतते दिन के साथ साइंस बहुत डेवलप हो रहा है। हो सकता है 10 साल पहले जिस चीज का आप आंकड़ा नहीं लगा पा रहे होंगे, आज चीजें बहुत बदली। मैं बस यही आग्रह करूंगा सरकार से, मंत्री जी से, कि अब इसके बाद कम से कम इतना सुनिश्चित कर लें कि इसके बाद किसी मासूम को जान न गंवानी पड़े। पंजाब के कई हिस्सों में प्री मानसून बारिश ने लोगों को उमस और गर्मी से राहत जरूर दी, लेकिन शहर में पानी भरने से उनकी मुसीबत भी बढ़ गई। वहीं पंजाब के बठिंडा में पिछले 48 घंटे से हुई जबरदस्त बारिश ने शहर का बुरा हाल कर दिया। जगह जगह पानी भरने से सड़कें तालाब में तब्दील नजर आईं। जल भराव की वजह से बच्चे पिछले 2 दिनों से स्कूल तक नहीं जा पाए। वहीं नौकरी पेशा लोगों का भी निकलना मुहाल हो गया। रिहायशी इलाकों में लबालब भरे पानी ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। 3.1 मिलीमीटर बारिश से पूरा शहर नदी में तब्दील नजर आ रहा था। बारिश की वजह से लोग अपनी जरूरत का सामान खरीदने के लिए बाजार तक बहुत मुश्किल से जा पा रहे थे। गाड़ियां जहां की तहां फंसी नजर आ रही थी। लोगों का आरोप है कि बारिश से पहले सीवेज सिस्टम ठीक नहीं हो पाने की वजह से शहर का पानी नहीं निकल पाता। हर साल ऐसी दिक्कतें आती हैं, लेकिन प्रशासन सिवाय वादों के कुछ भी करने में नाकाम साबित होता है। पीछे नाला है, उसकी कागज सफाई कर दी है, कॉर्पोरेशन का कोई सफाई नहीं करती। जेड़ा ਇਹਦਾ केस चल रहा पानी जाएगा अपना पूजन वाला ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ने टेकअप नहीं कर रहे कॉर्पोरेशन वाले कि ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। इंडिया न्यूज के मेगा शो इंडिया नेक्स्ट में महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत कौर राणा ने किसानों और किसानी पर बात की। नवनीत ने कहा कि भारत में सिर्फ 20% किसान बचे हैं और अगर समय रहते उन्हें नहीं बचाया गया तो भारत की हालत विदेश जैसी हो जाएगी। एग्रीकल्चर, फार्मर्स, फार्मिंग, हाउ इट शुड गो इन फ्रंट। आज सिर्फ 20% हमारे देश में फार्मर्स जिंदा है। अगर वो भी हमने सेफ नहीं कर पाए तो शायद हमारे देश की हालत भी दूसरे देशों जैसी हो जाएगी कि दूसरे देशों से लोगों को बुला के वहां पर फार्मिंग करने की जरूरत पड़ेगी। अगर हमारे देश को बचाना है तो फर्स्ट स्टेप वी हैव टू टेक, वी नीड टू टॉक अबाउट ओनली फार्मर्स। उनकी फार्मिंग में अगर वो 1.5% सरकार उन्हें फार्मिंग का मुबावला देती है तो मुझे ऐसा लगता है कि फार्मर्स कभी भी सुसाइड नहीं करेंगे। इफ यू सी, आई बिलोंग टू दैट स्टेट वेयर फार्मर्स सुसाइड एवरी सिंगल डे बिकॉज ऑफ देयर लोन, बिकॉज ऑफ देयर प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ एवरीथिंग। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने 14 फरवरी को हुए पुलवामा हमले का बदला पूरा कर लिया। सुरक्षा बलों का यह दावा है कि उन्होंने पुलवामा आतंकी हमले के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक और जैश कमांडर सज्जाद भट्ट को अनंतनाग में हुई एक मुठभेड़ में ढेर कर दिया।
सेना के मुताबिक 14 फरवरी को पुलवामा हमले में सज्जाद भट्ट की कार का इस्तेमाल किया गया था। दावा है कि आतंकियों ने इसी कार के जरिए सीआरपीएफ के काफिले पर आईडी ब्लास्ट किया था। इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस की मदद से सज्जाद भट्ट के घर पर 23 फरवरी को छापेमारी भी की गई, लेकिन वो घर पर नहीं मिला। 23 फरवरी को छापेमारी भी की गई, लेकिन वो घर पर नहीं मिला था। सुरक्षा बलों के मुताबिक ये पुलवामा हमले में शामिल आखिरी आतंकी था जिसे उन्होंने मार गिराया। दरअसल पुलवामा में इसी साल 14 फरवरी को आतंकियों ने सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाया था। इसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। जेपी नड्डा बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बन गए। अमित शाह समेत कई नेताओं की मौजूदगी में जगत प्रकाश नड्डा ने बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष पद संभाल लिया। लखनऊ के लोक भवन में सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 6 अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई। भोपाल में आदिवासियों के धरना प्रदर्शन में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। आगरा के प्रतापपुरा से एलआईसी अधिकारी के अपहृत बेटे को अपहरणकर्ता पुलिस की नाकाबंदी देखकर छोड़कर फरार हो गए। एमपी के रायसेन जिले में सीवरेज के पानी से सब्जियां उगाए जाने का मामला सामने आया है। अमृतसर में हुई तेज बारिश के बाद तापमान में गिरावट आने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। यूपी के बागपत में डीजीपी ओपी सिंह ने यूपी में मेरठ जोन को अपराध रोकने में नंबर 1 जोन बताया। यूपी के बस्ती में सुरक्षा को ताक पर रखकर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। बिहार के फुलवारी शरीफ में एक नाबालिग लड़की ने हिम्मत दिखाते हुए अपनी शादी रुकवाई। यूपी के हाथरस में एक महिला की मौत मामले में परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। ग्रेटर नोएडा में 25 लाख की लूट का पुलिस ने खुलासा करते हुए 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके पास से 12 लाख रुपए बरामद किए। यूपी के मुरादाबाद में एक दुकान से युवक की मोबाइल चुराने की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। नोएडा के सेक्टर 49 में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम और किसानों में तीखी नोकझोंक हुई। किसान किसी भी कीमत पर अपनी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं थे। जैसे ही किसानों को खबर मिली कि प्रशासन का पूरा अमला बुलडोजर के साथ उनके पत्थर मार्केट को निशाना बनाने आ रहा है, सैकड़ों की तादाद में किसान मौके पर इकट्ठा हो गए और नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। किसानों का आरोप है कि सरकार साजिश के तहत पत्थर मार्केट को हटाना चाहती है। ये जमीन उनके दादा के जमाने की है जिसे वो किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। आज नोएडा प्राधिकरण की जो गंदी नीयत है, जो उनकी सोच है, अगर वो खुला हुआ है कि यहाँ पे जलियांवाला बाग बन जाए और किसानों निहत्ते किसानों पर जो ये बुलडोजर चलाए, लाठी डंडे चलाए, तो हम लाठी डंडे खाने को तैयार है, लेकिन अपनी जो जमीन है, पुश्तैनी जमीन है, उसे बेघर होने को तैयार नहीं है। किसानों ने राज्य सरकार पर दोहरा बर्ताव करने और जमीन से बेदखल करने का आरोप भी लगाया। वहीं दूसरी तरफ नोएडा प्राधिकरण का कहना है कि नोटिस भेजने के बाद भी किसानों ने अवैध जमीन पर कब्जा करके रखा है। इसके बाद अतिक्रमण हटाने का फैसला लिया गया। ऐसे में किसानों से उनकी जमीन खाली करवाना प्राधिकरण के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। इंडिया न्यूज के मेगा शो इंडिया नेक्स्ट में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि 2020 तक सबके पास अपना पक्का मकान होगा और इसी के साथ हर गरीब का सपना भी पूरा होगा। प्रधानमंत्री जी ने 2015 में ये कहा था कि उनका सपना है कि 2022 तक एवरी इंडियन, नो मैटर वेयर ही और शी लिव्स, शुड हैव ए पक्का हाउस विद होम, विद ए टॉयलेट, ए किचन, और उस घर का जो टाइटल है दैट शुड बी इन द नेम प्रेफरेबली ऑफ द लेडी ऑफ द हाउस। तो जो हमने डिमांड असेसमेंट की थी 2015 में, तो उस समय ये नतीजा निकला था कि 2022 तक इस स्कीम को पूरा करने के लिए 1 करोड़ आवास बनाने होंगे। अभी पिछले चुनाव के जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगा था, कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगने से पहले, एंड दिस इज द रियल गुड न्यूज, वी हैड सैंक्शनड ऑलमोस्ट 80 lakhs आउट ऑफ द 1 crore होम्स रिक्वायर्ड। और मैंने तब भी कहा था शायद आपके प्लेटफॉर्म पे कि मुझे पूरी उम्मीद है कि 2022 तक इंतजार हमें नहीं करना होगा, और मुझे उम्मीद है कि
19 के आखिर तक या 2020 के पहले क्वार्टर तक हम पूरे 1 करोड़ आवास जो है वो सैंक्शन कर देंगे। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही भ्रष्टाचार में शामिल अफसरों की छुट्टी करना शुरू कर दिया है। 1 हफ्ते के भीतर दूसरी बार मोदी सरकार ने कुछ और अफसरों को उनके पद से हटाने का फरमान जारी कर दिया। जानकारी के मुताबिक सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के 15 वरिष्ठ अधिकारियों को अपने अपने विभाग से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इन सभी को भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोप में बर्खास्त किया गया है। बर्खास्त किए गए अफसरों में प्रिंसिपल कमिश्नर अनूप श्रीवास्तव भी शामिल है, जो कि दिल्ली में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड में प्रिंसिपल एडीजी के पद पर कार्यरत थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक वित्त मंत्रालय के इन अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई के भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया था। 1 हफ्ते पहले मोदी सरकार ने आयकर विभाग के 12 वरिष्ठ अधिकारियों को जबरन रिटायर कर दिया था। हैदराबाद में कांग्रेस के 2 बड़े नेता हिरासत में लिए गए। हैदराबाद में कांग्रेस नेता वी हनुमंता राव और पूर्व सांसद हर्षा कुमार को अम्बेडकर की मूर्ति लगाने की कोशिश करने के दौरान पुलिस ने हिरासत में लिया। एमपी के हरदा में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा ने सरकार के पिछले 6 महीने की उपलब्धियां गिनाई। यूपी के उन्नाव में उधार नहीं देने पर दबंगों ने एक शख्स को पीट कर मार डाला। यूपी के प्रतापगढ़ में जल विभाग की लापरवाही की वजह से हजारों लीटर पानी बर्बाद होने का मामला सामने आया। पंजाब के तरनतारण में आई तेज आंधी तूफान से गुरुद्वारा बाबा संत खालसा जी की छत गिरने से कई लोग घायल हो गए। ग्रेटर नोएडा के दादरी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के बाद 25,000 रुपए का इनामी बदमाश पकड़ा गया, जबकि उसका एक साथी भागने में कामयाब रहा। यूपी के शामली में एक 2 मंजिला मकान गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के हेड कांस्टेबल संदीप शाही ने एक रैप के जरिए लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया। जीवन खुशहाल बन जाएगा, बात मेरी मान, सुरक्षा को जान तो बात मेरी मान। गाजियाबाद में एक युवक ने अपनी चचेरी बहन को एक युवक से बात करता देख उसे चाकू से गोदने के बाद थाने में सरेंडर किया। मथुरा के गोवर्धन में एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या मामले में पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में हाईवे किनारे ढाबा तोड़ने के दौरान ढाबा संचालक महिला की तबीयत बिगड़ने से अफरा तफरी मच गई। संसद सत्र के दूसरे दिन एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के शपथ ग्रहण के दौरान बीजेपी सांसदों ने जय श्री राम के नारे लगाए। हालांकि हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने भी बीजेपी सांसदों पर पलटवार किया। असदुद्दीन ओवैसी जी। लेकिन इससे पहले जैसे ही ओवैसी अपनी सीट से उठकर शपथ के लिए वेल में आए, बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के सांसदों ने जय श्री राम, भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाने शुरू कर दिए। श्री असदुद्दीन ओवैसी जी। इस दौरान ओवैसी ने भी दोनों हाथ उठाकर बीजेपी सांसदों से नारे लगाते रहने का इशारा किया और शपथ ली। शपथ के बाद ओवैसी ने भी जय भीम, अल्लाह अकबर और जय हिंद के नारे लगाकर बीजेपी सांसदों पर पलटवार किया। जय भीम, जय मीम, तकबीर, अल्लाह अकबर, जय हिंद। शपथ के दौरान हुई नारेबाजी पर ओवैसी ने सदन के बाहर भी पलटवार किया और बीजेपी को नसीहत देते हुए संविधान और मुजफ्फरपुर में बच्चों की मौत की याद दिलाई। अब वो ट्रेजरी बेंच ज्यादा नारे लगा रहे थे, तो अच्छा है ना, हमको देखते ही उनको सब चीजें याद आती हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि उनको कॉन्स्टिट्यूशन भी याद आ जाए, ये बच्चों की मौत भी उनको याद आ जाए। दरअसल ओवैसी केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ सबसे मुखर होकर बोलते आए हैं और यही वजह है कि ये गहमा गहमी लोकसभा में भी देखने को मिली। इंडिया न्यूज के मेगा शो इंडिया नेक्स्ट में बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राम मंदिर को लेकर कोई मतभेद नहीं है। विरोधियों ने राम मंदिर पर सियासत की है। मोदी सरकार जल्द ही राम मंदिर बनाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने और किसी भी न्यायालय ने कभी भी बाबरी मस्जिद शब्द नहीं यूज किया। उसने विवादित ढांचा या डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर शब्द यूज किया।
मगर हमारे राजनीतिक विरोधियों ने उसे बाबरी मस्जिद कह के उन्होंने उस बात को इतना पॉलिटिसाइज किया। और मजेदार बात आपको पता है, बाबर ने कितने साल इस देश पे हुकूमत, 1527 में आया और 1530 में मर गया, 2.5 साल में। उससे ज्यादा जनता पार्टी ने राज किया है। मगर 16वीं शताब्दी में 2.5 साल के रूल को लेकर आज तक हम यहाँ छाती पीट रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में मैं एक नहीं आधा दर्जन कवि बता सकता हूँ, मुस्लिम कवि, जिन्होंने भगवान राम और कृष्ण के लिए क्या क्या लिखा है। एक बताइए जिसने बाबर के लिए, कोई नहीं मिलेगा। मगर ये मैंने फिर कहा, 80 के दशक में खड़े होकर उस बात को पॉलिटिसाइज कर करके, और कितने दुख की बात है। अल्लामा इकबाल जिन्होंने लिखा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उन्होंने लिखा है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझती है इनको इमाम हिंद। उन्होंने गॉड ऑफ द लैंड कहा। ये इमाम हिंद और दुश्मन हिंद बाबर की लड़ाई है, कोई लेना देना नहीं माइनॉरिटीज से। और एक और बात बता दूं, आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जमाना है ना, आज से 30-40 साल पहले कौन किसका बाप है यकीनी मामला होता था। आज 2 दिन में डीएनए टेस्ट से हो सकता है। बाबर की माँ मंगोल और बाप उज्बेक था। मेरा दावा करा लीजिए, किसी भी मुस्लिम के डीएनए का ना कोई मंगोल कनेक्शन निकलेगा, ना उज्बेक कनेक्शन निकलेगा तो भगवान राम के डीएनए का कनेक्शन। इसलिए कोई विवाद नहीं है, ये विवाद व्यर्थ का खड़ा है। चीन के सिचुआन प्रांत में भूकंप के 2 तगड़े झटकों के बाद लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। भूकंप का झटका इतना तेज था कि वहां कई इमारतें भरभरा कर गिर गई, जिनके नीचे दबकर कई लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक भूकंप का पहला झटका सोमवार रात करीब 11 बजे इबिन शहर के चांगिंग इलाके में आया। इसके बाद जान बचाने के लिए हजारों की संख्या में लोग घरों के बाहर निकल पड़े। भूकंप का झटका इतना तेज था कि वहां कई इमारतों को नुकसान पहुंचा, जबकि कई घरों की फर्श पर मोटी दरार आ गई। भूकंप की इस तगड़ी मार से लोग सहमे ही थे कि कुछ घंटों बाद ही चेंगनिंग काउंटी इलाके में भूकंप का दूसरा झटका भी आया। वहां भी हजारों की संख्या में लोग जान बचाने के लिए घरों से बाहर सड़कों पर दिखाई दिए। चीन की समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक भूकंप प्रभावित इलाकों में अभी भी कई लोग मलबे के नीचे फंसे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक चीन में आए इस भूकंप में अब तक करीब 12 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 125 से ज्यादा लोग घायल हैं। चाइना अर्थक्वेक की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के चांगिंग इलाके में आए पहले भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 6 मापी गई, जबकि दूसरे भूकंप की तीव्रता 5.3 दर्ज की गई। इस बीच कहा गया कि भूकंप से और भी ज्यादा नुकसान हो सकता था, लेकिन भूकंप आने से करीब 1 मिनट पहले ही चेतावनी के तौर पर अलार्म बजना शुरू हो गया। इससे वक्त रहते लोग घरों के बाहर निकल आए और हजारों लोगों की जान बचाई जा सकी। चीन की समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक सरकार की ओर से भूकंप से प्रभावित इलाकों के लिए 5,000 टेंट, 10,000 पलंग और 20,000 रजाई की व्यवस्था की गई है। साथ ही राहत बचाव के लिए 63 फायर टेंडर और 302 दमकल कर्मी भेजे गए हैं। बताया गया है कि भूकंप आने से वहां कई हाईवे क्रैक हो गए हैं, जिसकी वजह से उन्हें बंद भी करना पड़ा है। धमतरी में एक महिला नक्सली कमांडर मारी गई है। छत्तीसगढ़ के धमतरी में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुए मुठभेड़ में पुलिस ने एक महिला नक्सली कमांडर को मार गिराया। हरियाणा के सोहना में बीएसएफ कैंप में जवानों को तनाव मुक्त रहने के लिए योग के टिप्स दिए गए। बिहार के मुजफ्फरपुर में दिमागी बुखार से मर रहे बच्चों को लेकर सीएम नीतीश सहित कई और के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में मामला दर्ज किया गया है। यूपी के प्रतापगढ़ में दूसरी शादी करने पहुंचे एक दूल्हे को ग्रामीणों ने बंधक बनाकर उसका सिर मुंडवा दिया। यूपी के कुशीनगर में सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें आरटीओ ने सैकड़ों लोगों को यातायात सुरक्षा से संबंधित टिप्स बताए। मसूरी बैरियर पर कर्मचारियों से मारपीट के विरोध में पालिका कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने के बाद सफाई व्यवस्था चरमराई। टीवी एक्टर करण ओबरॉय ने जेल से बाहर आने के बाद आप बीती साझा करते हुए करियर से ज्यादा दिमाग पर असर डालने वाली घटना बताया। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी कुंद्रा की कुछ योगासन करती हुई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई।
डायरेक्टर अनुभव सिन्हा निर्देशित फिल्म आर्टिकल 15 पर रिलीज होने से पहले ही संकट के बादल मंडराने लगे हैं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बारातियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को तेज रफ्तार टैंकर ने टक्कर मार दी। इसमें 8 लोगों की मौत हो गई। राजस्थान के उदयपुर में डॉक्टर्स ने एक मरीज की सर्जरी कर उसके पेट से चीलम, चाबी, सिक्के, तारे और लोहे की चीजें निकाली। दिल्ली एनसीआर में हुई तेज बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। राजस्थान के कोटा से बीजेपी सांसद ओम बिरला लोकसभा के नए स्पीकर होंगे। लोकसभा अध्यक्ष के नाम की घोषणा के साथ ही पीएम मोदी ने एक बार फिर से अपने फैसले से सबको चौंका दिया। क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष बनने की रेस में पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी, राधा मोहन सिंह, रमापति राम त्रिपाठी, एसएस अहलूवालिया और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जैसे कई दिग्गज नेताओं के नाम शामिल थे, लेकिन ओम बिरला के नाम पर अंतिम फैसला हो गया। बुधवार को लोकसभा स्पीकर को लेकर सदन में मतदान होगा। चूँकि एनडीए के पास लोकसभा में बहुमत है, ऐसे में उनका लोकसभा स्पीकर बनना तय है। स्पीकर बनाए जाने की खबर जैसे ही ओम बिरला के घर तक पहुंची, घर में जश्न का माहौल शुरू हो गया। परिवार वालों ने उन्हें मिठाई खिलाकर बधाई दी। बिरला की पत्नी ने पीएम मोदी और अमित शाह का शुक्रिया अदा किया। पार्टी ने उनको जिस चीज के लिए चुना है, मैं इस पार्टी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मोदी जी का, अमित शाह जी का मैं बहुत बहुत आभार, और उनको आज इस पद पे पहुँचाने में जिन लोगों ने सबने सहयोग किया है, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम कृष्ण बिरला राजस्थान के कोटा से दूसरी बार बीजेपी सांसद चुने गए हैं। लोकसभा चुनाव में इन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार राम नारायण मीणा को करीब 3.25 लाख वोटों के अंतर से मात दी थी। राजस्थान विधानसभा में बहस के दौरान काफी सक्रिय रहने वाले ओम बिरला को सदन के सितारे सम्मान से 6 बार नवाजा जा चुका है। उन्होंने 13वीं विधानसभा के कार्यकाल में 500 सवाल पूछे थे। ओम बिरला राजस्थान में 2003, 2008 और 2013 में कोटा से 3 बार विधायक रह चुके हैं। इसके बाद लगातार 2 बार 2014 और 2019 में लोकसभा चुनाव कोटा सीट से सांसद चुने गए। ओम बिरला के नाम अभी तक एक भी चुनाव हारने का रिकॉर्ड है। एक भी चुनाव नहीं हारने का रिकॉर्ड है। बीजेपी युवा मोर्चा में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके ओम बिरला राजस्थान सरकार में संसदीय सचिव पद पर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। 1992 से 1995 के बीच राष्ट्रीय सहकारी संघ लिमिटेड के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। इंडिया न्यूज के मेगा शो इंडिया नेक्स्ट में नॉर्थ ईस्ट रीजन के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि 2022 तक पूरे देश के युवा अपना रोजगार तलाशने के लिए देश के बाहर नहीं बल्कि नॉर्थ ईस्ट का रुख करेंगे। तो ये कहूंगा, दो आई में साउंड लिटिल एम्बिशियस, पर मुझे ऐसा एक इंट्यूशन है, 22 साल समाप्त होने से पहले एक ऐसा समय आएगा कि अपनी रोजगार को तलाशने के लिए, अपनी लाइवलीहुड को तलाशने के लिए नॉर्थ ईस्ट विल बिकम अ फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर यूथ फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। वी हैव unexplored potentials at a time when potentials at other states and places are gradually getting saturated or already have got saturated. इसलिए आने वाले समय में नॉर्थ ईस्ट विल बिकम अ डेस्टिनेशन फॉर यूथ फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। इंडिया न्यूज के कॉन्क्लेव इंडिया नेक्स्ट में भोजपुरी सिनेमा के त्रिदेव मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल निरहुआ मेहमान बने, जिन्होंने फिल्मों से लेकर के राजनीति और राजनीति से लेकर के आगे के 5 साल के कामों के बारे में चर्चा की। साथ ही अपने प्रतिद्वंदियों पर भी गाने के माध्यम से तंज कसा। इंडिया नेक्स्ट कॉन्क्लेव में मनोज तिवारी ने दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर दिल्ली सरकार पर तंज कसा और इसके लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया। अब मैं एक ऐसे प्रदेश की जिम्मेदारी में हूं जहां 21 साल से हमारी पार्टी सरकार से बाहर है और स्थिति ये है कि हमारा दिल्ली पानी के लिए तरस रहा है। हम यहां बैठ के वो पेन नहीं समझ सकते। हम इस स्टूडियो में बैठ के वो समझ ही नहीं सकते कि एक टैंकर के इंतजार में 300 लोग 3-3 दिन इंतजार कर रहे हैं। आने के बाद मारपीट होती है, लाठी चलता है और लोग, कई घटनाएं आई कि आपस में मार के मर गए। उस दिल्ली में हम देख रहे हैं कि न तो कोई, ये फिल्म तो बहुत खुशी के बाद आती है सर। कहते हैं ना कि जब आपके पेट में आग लगी हो ना तो फिर बाकी सारी चीजें गौण हो जाती हैं। हम उस दिल्ली में हैं
जहां पानी के लिए, जहां पे फ्लड के नाले ऐसे हैं कि आपके घर के बगल में तो घर से आपको सारे शीशे लगाने पड़ते हैं, इतनी तकलीफ है। उस शहर में, हमारा प्रदेश में हमारी प्रायोरिटी थोड़ी अलग है। मैं पहले ऐसे ही सोचता था जैसे रवि भाई कह रहे हैं, बट हम उसमें इनके सहायक होंगे। दिल्ली में हम चाहते हैं कि दिल्ली में हमारा एक विजन है यमुनोसा। यमुना में हर साल पानी आता है, लेकिन हम पानी को रोक नहीं पा रहे। मुश्किल से 250 से 300 करोड़ के प्रोजेक्ट में हमारे पास जमुना रूपी वरदान है दिल्ली में, कि हम उसको अब वो हम करने वाले हैं। हमारा विजन है कि हम दिल्ली के घर घर में नल से जल पहुंचाएंगे, और यमुना जी सोनिया बिहार के बाद ओखला तक हम उनको ऐसी यमुना लबालब बनाएंगे जिसको हम एक नया बैंक बनाएंगे, और दिल्ली से निकलने वाले हर नालों की अलग नहर होगी। यमुना में कोई टच नहीं करेगा, उसको जाके आगे हम एसटीपी प्लांट से शुद्ध करेंगे। और यमुना में यमुनोसा, उसमें दुनिया की सारी बोट चलाएंगे। 80 फीट भरी हुई लबालब यमुना जी होगी, पानी की किसी की दिक्कत नहीं होगी। यूपी के मैनपुरी में एक बड़ा हादसा हो गया। यूपी के मैनपुरी में एक तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में 25 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। फिरोजाबाद में तीसरी शादी रचा रहे शख्स की दूसरी पत्नी ने शादी रुकवाई। हरियाणा के फतेहाबाद में एक मकान की छत गिरने से 8 लोग दब गए, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई। जमशेदपुर में बिजली कटौती से परेशान लोगों ने बिजली दफ्तर की बिजली काटकर प्रदर्शन किया। एमपी के बैरागढ़ में 2 गुटों में हुई फायरिंग में 2 युवक घायल हो गए। हरियाणा के बल्लभगढ़ में नेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता में एक ही परिवार के 5 बच्चों ने गोल्ड मेडल जीते। भारत से विश्व कप मैच में 89 रन की हार झेलने के बाद आलोचना झेल रहे पाकिस्तानी टीम के कप्तान सरफराज अहमद ने चेतावनी दी। पाकिस्तान की हार के बाद सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे शोएब मलिक पाकिस्तानी मीडिया पर भड़के। सोमवार को बड़ी गिरावट के बाद मंगलवार को शेयर बाजार तेजी के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 85 अंकों के उछाल के साथ 39,046 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 19 अंकों की तेजी के साथ 11,691 पर बंद हुआ। कोलकाता के जादूगर चंचल लाहिड़ी की जादुई करतब के दौरान हुगली नदी में डूब करके मौत हो गई। सोमवार को उनका शव बरामद किया गया। और इस दर्दनाक खबर से जादूगर लाहिड़ी के फैंस में हड़कंप मच गया। स्टेज पर मैंड्रिक के नाम से मशहूर जादूगर चंचल लाहिड़ी ने रविवार को ही यह ऐलान किया था कि वो खुद को जंजीरों से बंधा होने के बावजूद हुगली नदी में नीचे उतरेंगे और थोड़े वक्त में सुरक्षित बाहर निकल आएंगे। इस खतरनाक करतब के लिए रविवार को जादूगर लाहिड़ी को स्पेशल बोट के जरिए हुगली नदी के बीचों बीच पहुंचाया गया। लाहिड़ी की टीम में मौजूद सदस्यों ने उनकी पूरी बॉडी को जंजीरों से बांधा और उस पर जगह जगह ताले भी लगाए। तय वक्त पर लाहिड़ी को उनकी टीम के सदस्यों ने उफनती हुगली नदी में क्रेन के सहारे नीचे उतार दिया। लाहिड़ी की इजाजत के बाद ही क्रेन की रस्सी खोल दी गई और लाहिड़ी नदी में नीचे चले गए। लेकिन शायद इस खतरनाक करतब से पहले जादूगर लाहिड़ी को यह एहसास हो गया था कि वो जिंदा वापस नहीं आ पाएंगे। तभी तो शो के पहले लाहिड़ी ने ये बात कही थी कि अगर वापस आ गया तो मैजिक, नहीं तो ट्रेजिक। जादूगर चंचल लाहिड़ी ने 2013 में हुगली नदी में ऐसा ही करतब दिखाया था, जब शीशे के बंद बक्से में उन्हें पानी की तेज धार में छोड़ दिया गया था। तब किस्मत ने लाहिड़ी का साथ दिया था और वो मैजिक दिखाने में कामयाब हो गए थे। लेकिन इस बार लाहिड़ी को शायद यह एहसास हो गया था कि अब की बार ऐसा कर पाना शायद मुमकिन ना हो। आज जो ম্যাজিকটা আমরা করতেছি সেটা হচ্ছে একটু রিস্কি, অ্যাভারেজলি রিস্কি এবং অবশ্যই রিস্কি। প্রথমে যেটা করা হবে, আমার হাত দুটো পিছন দিক থেকে বাঁধা হবে মোটা দড়ি দিয়ে, পা দুটো বাঁধা হবে মোটা দড়ি দিয়ে। এবার সারা শরীরে চেন দিয়ে পেঁচানো হবে, তার সঙ্গে তালা থাকবে, 6খানা তালা থাকবে বিভিন্ন জায়গায়। সেই অবস্থায় পায়ের দিক থেকে ক্রেনের সাহায্যে আমাকে তুলে নেওয়া হবে।
এটা উঠে যাবে প্রায় 50-60 ফুট ওপরে ব্রিজের কাছাকাছি। সেখান থেকে আস্তে 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 আমাকে জলের মধ্যে, রিভার গঙ্গার মধ্যে আস্তে আস্তে নামিয়ে দেওয়া। এবার সেই যে ভয়ঙ্কর বাঁধন সাধারণভাবে খোলা যায় না, সেখানে আমার দুরন্ত স্রোত, সেই স্রোতের মধ্যে আমি খুলে ফেলবো। যদি খুলতে পারি ম্যাজিক, আর যদি খুলতে না পারলে ট্র্যাজিক। चंचल लाइडी के लिए उनका मैजिक वाकई ट्रैजिक साबित हुआ। सबसे बड़ा सवाल ये कि जादूगर चंचल लाइडी को नदी की तेज धार में बनने के लिए आखिर छोड़ क्यों दिया गया? प्रशासन ने इनकी सुरक्षा की गारंटी क्यों नहीं दी? क्योंकि पानी के तेज बहाव में जादूगर लाइडी को वापस निकालने के लिए कोई इंतजाम नहीं था। लाइडी ने अपनी टीम को भी नहीं बताया था कि वो हुगली नदी के तेज बहाव से किस तरह से बाहर निकलेंगे। जादूगर ने कोलकाता पुलिस से स्टंट करने की इजाजत ली थी, बावजूद इसके उनकी सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं किए गए? लाइडी को पानी में छोड़ने के 15 मिनट बाद ही उनकी टीम ने उन्हें बाहर निकालने की गुजारिश की थी, बावजूद इसके उनके रेस्क्यू में देरी क्यों की गई? सबसे पहले अमेरिकी जादूगर हैरी की हम आपको बात बताते हैं। हैरी हिग्नी इस जादुई करतब को दिखाने में सफल हुए थे, लेकिन कोलकाता के जादूगर चंचल लाइडी हुडिन की तरह खुशकिस्मत साबित नहीं हुए और उनका ये मैजिक खुद उनकी जिंदगी पर भारी पड़ गया। यूपी के मेरठ में शहीद मेजर केतन शर्मा का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचने पर उनके परिवार वाले रो पड़े। मेजर केतन शर्मा अनंतनाग में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में सोमवार को शहीद हो गए थे, जिसके बाद उनका पार्थिव शरीर जैसे ही मेरठ पहुंचा, उनकी पत्नी उनके शव से लिपटकर रोने लगी। इसके बाद उनकी अंतिम यात्रा में केतन शर्मा अमर रहे के नारों से सड़कें गूंज उठी और केतन शर्मा की एक झलक पाने के लिए भारी भीड़ दिखाई दी। शहीद मेजर की अंतिम यात्रा में यूपी के राज्य मंत्री सुरेश राणा समेत कई विधायक और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। वहीं इस दौरान शहीद मेजर केतन शर्मा को सेना के जवानों ने सलामी भी दी। सेना के अधिकारियों ने बताया कि कश्मीर के अनंतनाग में सोमवार को एक मकान के अंदर 3 आतंकवादी घुस गए थे, जहां मेजर केतन अपनी टीम के साथ ऑपरेशन करने पहुंचे। दोनों तरफ से फायरिंग हुई। इसके बाद केतन और उनकी टीम ने मकान में घुसे 2 आतंकवादियों को मौके पर मार गिराया। इस दौरान गोली लगने से वो शहीद हो गए। शहीद मेजर केतन शर्मा 2012 में लेफ्टिनेंट बने थे और उसके बाद मेजर की मां ने बताया कि वो 26 मई को 1 महीने की छुट्टी बिताकर कश्मीर लौटे थे। साल 2005 में अयोध्या में हुए आतंकी हमले के मामले में प्रयागराज की विशेष अदालत ने सजा का ऐलान कर दिया। विशेष अदालत ने 4 दोषियों डॉक्टर इरफान, मोहम्मद शकील, मोहम्मद नसीम और फारूक को उम्र कैद की सजा सुनाई है। वहीं कोर्ट ने एक आरोपी मोहम्मद अजीज को बरी भी कर दिया है, जबकि अयोध्या में आतंकी हमले के साजिशकर्ता अरशद को मौके पर ही मार गिराया गया था। इस मामले में कुल 63 गवाहों ने अपने बयान दर्ज करवाए थे, जिसमें 14 पुलिसकर्मी शामिल थे। आपको बता दें कि 5 जुलाई 2005 में हुए आतंकी हमले में 2 लोग मारे गए थे, वहीं कुछ सुरक्षाकर्मी घायल भी हुए थे।